अच्छा, जब हम स्टार्ट करते हैं थायराइड डिसऑर्डर्स का नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ दी थायराइड इनलार्जमेंट। ठीक है, थायराइड इनलार्जमेंट में इसने सबसे पहले बताया है कि नॉर्मल जो थायराइड ग्लैंड होता है ना, वो फील भी हो सकता है या पाल्पेट हो सकता है। ये जो टर्म गोइटर होती है, ये एक्चुअली जनरलाइज्ड इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड को कहा जाता है। ठीक है, गोइटर का लफ्ज़ का मतलब ही यही है कि जनरलाइज्ड इनलार्जमेंट हो जाए थायराइड ग्लैंड की। ठीक है, वाइल डिस्क्रीट अगर स्वेलिंग हो या नोड्यूल हो, वो एक सॉलिटरी लंप होता है। ठीक है, एक अकेला सा सॉलिटरी सा लंप होता है या स्वेलिंग, नोड्यूल या स्वेलिंग हम उसको कहते हैं। लेकिन गोइटर जो लफ्ज़ है, अगर पूरा ग्लैंड इनलार्ज हो जाए, जनरलाइज इनलार्जमेंट हो जाए थायराइड ग्लैंड की, तो उसको गोइटर कहते हैं। ठीक है, लफ्ज़ गोइटर जो है लैटिन गटर से निकला है, जिसका मतलब है थ्रोट। ठीक है, अच्छा, सबसे पहला जो टॉपिक है उसमें हम देखेंगे सिंपल गोइटर को हम डिटेल में कवर करेंगे। उससे पहले इसने एक स्कीम बताई है थायराइड इनलार्जमेंट क्लासीफाई करने की। टेबल है ये 55.3, जो भी थायराइड की स्वेलिंग्स हैं उनको क्लासीफाई किया जाता है। एक होता है सिंपल गोइटर यू थायराइड स्टेट में, दूसरा टॉक्सिक, नियोप्लास्टिक और इन्फ्लामेटरी। ठीक है, तो सिंपल गोइटर यू थायराइड में, सिंपल यू थायराइड गोइटर जो है ना, इसमें जनरलाइज इनलार्जमेंट हुई है थायराइड ग्लैंड की। लेकिन याद रखिए, इसमें पेशेंट के थायराइड हार्मोन लेवल्स नॉर्मल हैं, तभी हम इसको यू थायराइड कह रहे हैं। तो ना तो इसमें इन्फ्लामेशन है या ना इन्फेक्शन है, ना ही ट्यूमर है। ठीक है, तो इसमें पहले आ जाता है डिफ्यूज़ हाइपरप्लास्टिक। ये पहला स्टेज होता है सिंपल गोइटर का, जिसमें पूरा ग्लैंड पेशेंट का यूनिफॉर्मली इनलार्ज हो गया है, क्योंकि फॉलिकुलर सेल्स की ओवर ग्रोथ हुई है। ठीक है, तो ये डिफ्यूज़ हाइपरप्लास्टिक है। उसकी वजूहत है, या तो वो फिजियोलॉजिकल है, नॉर्मल टेम्परेरी इनलार्जमेंट हुई है थायराइड ग्लैंड की, या प्यूबर्टल है। गोइटर जो है प्यूबर्टी के दौरान भी होता है, क्योंकि मेटाबॉलिक डिमांड उस टाइम पे ज़्यादा है, या तो प्रेगनेंसी की वजह से, हार्मोनल चेंजेस की वजह से। ठीक है, तो ये सिंपल गोइटर यू थायराइड में डिफ्यूज़ हाइपरप्लास्टिक है फर्स्ट स्टेज, जो कि ये नॉर्मल कॉजेज़ हैं इसके। दूसरा मल्टी नोडुलर गोइटर होता है। अब ये जो है ना, ये लेटर स्टेज होता है सिंपल गोइटर का ही, जिसमें अब ग्लैंड लंपी हो जाएगा या नोड्यूलर हो जाएगा। अब नोड्यूल्स जो बनी है ना, वो एक्चुअली बार बार रिपीटेड साइकिल्स हुए हैं ग्रोथ के, डीजेनरेशन के ग्लैंड के अंदर, तो उस वजह से ये नोड्यूलैरिटी हुई है। ठीक है, तो एक होता है इसका डिफ्यूज हाइपरप्लास्टिक, दूसरा मल्टी नोडुलर गोइटर। फिर आता है उसके बाद अगली टाइप है टॉक्सिक थायराइड स्वेलिंग। एक होती है टॉक्सिक किस्म की। तो टॉक्सिक जो थायराइड स्वेलिंग होती है ना, वो हाइपर थायराइडिज्म की वजह से होती है। टॉक्सिक में आपने याद रखना है, थायराइड हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे। तो उसमें एक है डिफ्यूज़ ग्रेव्स डिजीज़, या मल्टीनोडुलर, या टॉक्सिक एडिनोमा। ठीक है, तो डिफ्यूज़ जो ग्रेव्स डिजीज़ है, ये ऑटो इम्यून कंडीशन है, जिसमें ऑटो एंटीबॉडीज़ ही होती हैं, टीएसएच की तरह होती हैं, जाके हमारे थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करती हैं कि भाई हम टीएसएच है, होती है एंटीबॉडीज़ है, और तुम हार्मोन्स बनाओ। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म, इसमें ना यूनिफॉर्म डिफ्यूज़ इनलार्जमेंट हो जाती है और हाइपर थायराइडिज्म मिलता है। ठीक है, तो ये है डिफ्यूज़ ग्रेव्स डिजीज़। दूसरी इसमें मल्टी नोडुलर है, ये नोडुलर गोइटर है, इसमें नोड्यूल्स ऑटोनोमस हो जाती हैं, और वो नोड्यूल्स ही थायराइड हार्मोन ज़्यादा बना रही हैं, उसमें कोई टीएसएच का कंट्रोल नहीं है। ठीक है, टॉक्सिक में एक है मल्टी नोडुलर, नोड्यूल्स बन गई हैं, वो खुद हार्मोन ज़्यादा बना रही है। दूसरा टॉक्सिक में ग्रेव्स डिजीज़ है, एंटीबॉडीज स्टिमुलेट कर रही हैं कि भाई हार्मोन ज़्यादा बनाओ, हाइपर थायराइडिज्म करवा रही है। तीसरा टॉक्सिक में आता है टॉक्सिक एडिनोमा। इसमें एडिनोमा में एक सिंगल बिनाइन ट्यूमर होता है थायराइड का, जो बहुत ज़्यादा थायराइड हार्मोन बना रहा है, और उससे हाइपर थायराइडिज्म होगा। ठीक हो गया, सिंपल सी ये थी। फिर आती है अगली क्लासिफिकेशन थायराइड स्वेलिंग की, नियोप्लास्टिक। अब इस कैटेगरी में ग्रोथ होंगी, ट्यूमर्स होंगे, जो या तो बिनाइन होंगे या मैलिग्नेंट होंगे। बिनाइन जो है नॉन कैंसरस होते हैं, जैसे फॉलिकुलर एडिनोमा, इनकैप्सुलेटेड होता है, इन्वेड नहीं करता। मैलिग्नेंट जो है वो कैंसरस होता है, जिसमें पेपिलरी, फॉलिकुलर, मेडुलरी और एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा आ जाते हैं। ये इन्वेड भी करेंगे, बाकी पार्ट्स में स्प्रेड भी करेंगे। ठीक है, चौथी कैटेगरी आती है इन्फ्लामेटरी। अब इसमें जो है ना, थायरोडाइटिस की वेरियस फॉर्म्स आ जाती हैं, जो कि थायराइड ग्लैंड की ही इन्फ्लामेशन को कहते हैं। इसमें आती है ऑटो इम्यून, ग्रेन्युलोमेटस, फाइब्रोजिंग, इन्फेक्टिव एंड अदर। ठीक है, इन्फ्लामेटरी में आती हैं। इन्फ्लामेटरी में ऑटो इम्यून जो है ना, इसमें एक एग्जांपल है क्रोनिक लिम्फोसाइटिक थायरोडाइटिस। ठीक है, और जिसको कहते हैं हम, और दूसरी हाशिमोटो थायरोडाइटिस भी इसी को कहते हैं। ठीक है, अब ऑटो इम्यून जो क्रोनिक लिम्फोसाइटिक जो थायरोडाइटिस है, ये एक ऑटो इम्यून ही कंडीशन है। इसमें इम्यून सिस्टम क्या करता है, अटैक करता है और ग्रेजुअली हमारे थायराइड ग्लैंड को डिस्ट्रॉय कर देता है।
तो उससे क्रोनिक इन्फ्लामेशन होगी और ग्लैंड बड़ा हो जाएगा, इनलार्ज होगा। तभी हमने इसको स्वेलिंग्स में हम देख रहे हैं, क्योंकि इसमें भी ग्लैंड बड़ा हो रहा है, ठीक है, डैमेज हो रहा है, इनलार्ज हो रहा है, इन्फ्लेम हो रहा है। तो इसमें इनलार्ज क्रोनिक इन्फ्लामेशन की वजह से इनलार्ज और फर्म गोइटर होगा। तो मोस्ट कॉमन कॉज हाइपोथायरॉयडिज्म का आयोडीन सफिशिएंट एरियाज़ में, आयोडीन भी है फिर भी हाइपो हो गया है, ग्लैंड भी बड़ा हो गया है, तो उसमें मोस्ट कॉमन कॉज ये होता है क्रोनिक लिम्फोसाइटिक थायरॉयडाइटिस या हाशिमोटो डिजीज़, ठीक है, ऑटो इम्यून होता है, अटैक हुआ है। दूसरा है इन्फ्लामेटरी में ग्रेन्युलोमेटस। ग्रेन्युलोमेटस की बहुत अच्छी एग्जांपल है डी क्यूबरवेन थायरॉयडाइटिस। इसमें ये पेनफुल होगा, याद रखें, पेनफुल सेल्फ लिमिटिंग इन्फ्लामेशन हो जाती है थायरॉयड ग्लैंड की, वायरल इन्फेक्शन की वजह से ये ट्रिगर होता है। इसमें ना टेम्पररी हाइपर थायरॉयडिज्म होगा, उसके बाद हाइपो हो जाएगा और फिर रिकवरी होगी, ये याद रखिएगा। वायरल हुआ पेशेंट को, खुद ही ये इन्फ्लामेशन सही हो जाती है, वायरल हुआ, उसके बाद पेनफुल किस्म की जो है इन्लार्जमेंट हुई थायरॉयड ग्लैंड की, इन्फ्लामेशन हुई, पहले हाइपर हुआ, फिर हाइपोथायरॉयडिज्म हुआ, फिर सही हो जाएगा, रिकवरी हो जाएगी। तो ये हो गई ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन। तीसरी होती है फाइब्रोजिंग इन्फ्लामेशन। फाइब्रोजिंग में एग्जाम्पल है रिडल थायरॉयडाइटिस। ये रेयर है, इन्वेजिव, प्रोग्रेसिव कंडीशन है जिसमें थायरॉयड ग्लैंड डेंस किस्म के फाइब्रोस टिश्यू के साथ रिप्लेस हो जाता है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल सख्त सा फिक्स्ड किस्म का हो जाएगा। तो फाइब्रोजिंग है ये रिडल थायरॉयडाइटिस। तो बिल्कुल थायरॉयड कैंसर को ही मिमिक कर रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा कैंसर है, क्योंकि सख्त हो गया है, रिजिड हो गया है, डेंस फाइब्रस टिश्यू बन गया है। चौथी टाइप है इन्फ्लामेटरी में इन्फेक्टिव, यानी इन्फ्लामेशन हुई है इन्फेक्शन की वजह से, ठीक है। तो उसमें अक्यूट भी हो सकती है, क्रोनिक भी। अक्यूट में सडन ऑनसेट की इन्फ्लामेशन हुई है बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन की वजह से, उसमें एग्जांपल है सब अक्यूट थायरॉयडाइटिस। क्रोनिक अगर इन्फेक्शन होगा तो उसमें टीबी है, काफ़ी टाइम से थायरॉयड का इन्फेक्शन चल रहा है, जैसे टीबी की वजह से या सिफिलिस की वजह से। लास्ट रह गया अदर। अदर में अमाइलॉइड। अब ये एक जनरल कैटेगरी है, लेस कॉमन कॉज है थायरॉयड स्वेलिंग का। अमाइलॉइड एबनॉर्मल प्रोटीन होता है, अमाइलॉइड प्रोटीन थायरॉयड ग्लैंड में जमा हो गया है, एक्यूमुलेट हुआ है, तो उससे थायरॉयड इनलार्ज हो गया है। तो ये भी एक सिस्टेमिक डिजीज़ अमाइलोइडोसिस का पार्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये थायरॉयड स्वेलिंग की क्लासिफिकेशन है स्वेलिंग्स की, सिंपल गोइटर, यूथायरॉयड, टॉक्सिक, नियोप्लास्टिक एंड इन्फ्लामेटरी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छी तरह याद रखनी है। अच्छा, तो हम देख रहे थे सिंपल गोइटर। सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल गोइटर यानी थायरॉयड ग्लैंड की इनलार्जमेंट हुई है, जो कि ना के इन्फ्लामेशन, ना मैलिग्नेंसी, ना टॉक्सिसिटी की वजह से हुई है। इसमें यू थायरॉयड होता है, यानी थायरॉयड हार्मोन के लेवल्स भी नॉर्मल होते हैं। अब इसकी इटियोलॉजी क्या है, क्या कॉजेज़ है, तो इसमें सेवरल कॉजेज़ हैं सिंपल गोइटर के। सबसे पहला है TSH स्टिमुलेशन, यहाँ प्रश्न समझाया है। देखिए थायरॉयड ग्लैंड जो है उसे हमें पता है कि TSH स्टिमुलेट करता है, तो ये पिट्यूटरी का, रेयर वजूहात में पिट्यूटरी का ही ट्यूमर है जो TSH ज़्यादा बना रहा है, ठीक है। तो या फिर जो मोर कॉमनली ऐसा भी होता है कि सर्कुलेशन में थायरॉयड हार्मोन्स के लेवल कम है, T3 T4 कम है, उस वजह से फिर TSH ज़्यादा बन रहा है और सिंपल गोइटर हुआ है, ठीक है। तो बॉडी जो है ना कंपनसेट करती है ना, लो हार्मोन है, T3 T4 कम है, तो TSH ज़्यादा बनाएंगी, तो उससे थायरॉयड बड़ा हो गया है, लार्ज हो गया है। तो एक ये वजह TSH की सिंपल गोइटर में, ठीक है। तो यहाँ पर कॉजेज़ को मैं हाईलाइट कर लेती हूँ कि सबसे पहली वजह है TSH की स्टिमुलेशन, ठीक है। दूसरी वजह है सिंपल गोइटर में अदर ग्रोथ फैक्टर्स, यानी TSH सिर्फ जो है थायरॉयड सेल्स को ग्रो नहीं कर रहा, कुछ और वजूहात जैसे कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी जो हैं सेल्स की प्रोलिफरेशन करवाती हैं, और वो भी हमें नोडुलैरिटी करवाती हैं कुछ गोइटर्स में। अच्छा, दूसरी वजह है आयोडीन डेफिशिएंसी। अच्छा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वजह है इसकी। इम्यूनोग्लोबुलिन हमने देख लिया, ठीक है। अब आयोडीन की डेफिशिएंसी याद रखें इंडेमिक गोइटर में, जहाँ पर स्पेसिफिक जोग्राफिक एरियाज़ हैं वहाँ पर इंडेमिक गोइटर का बहुत बड़ी वजह बनती है आयोडीन की डेफिशिएंसी, ठीक है। इसमें होता क्या है कि डेली रिक्वायरमेंट हमें पता है आयोडीन की कितनी है, 0.1 से 0.15 मिलीग्राम। गोइटर जो है ना माउंटेन वाले एरियाज़ में लोगों को ज़्यादा होता है, जैसे एल्प्स में, हिमालयाज़ में, जहाँ पर सॉइल या वाटर में आयोडीन का कंटेंट कम होता है, ठीक है। तो ग्रेट लेक्स हो गई या नॉर्थ अमेरिका, यूके के कुछ हिस्सों में। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि कैल्शियम भी जो है गोइट्रोजन हो सकता है और कंट्रीब्यूट करता है टू गोइटर इन द लो आयोडीन एरियाज़, ठीक है। तो यहाँ पे सारे इसने एक और वजह बता दी आयोडीन डेफिशिएंसी। कैल्शियम की भी इसने बात बता दी कि ये भी गोइट्रोजेनिक हो सकता है, जहाँ पर चौक या लाइम स्टोन या लो आयोडीन एरियाज़ होते हैं वहाँ पर कैल्शियम भी जो है गोइटर करवाता है, ठीक है।
Although iodide in the food and water may be adequate, failure of intestinal absorption may produce iodine deficiency. सब कुछ सही है, डाइट में भी आयोडीन सही है, इंटेस्टाइन्स अब्जॉर्ब नहीं कर रही हैं आयोडीन की, तो उससे भी गोइटर हो सकता है। सिंपल जो है इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड हो सकती है। उसके बाद अगली नेक्स्ट वजह है डिसहार्मोनोजेनेसिस। ये भी सिंपल गोइटर करवाती है। कैसे? डिसहार्मोनोजेनेसिस जो है, इसमें मतलब है कि डिफेक्टिव हार्मोन्स की सिंथेसिस हो रही है जो या तो जेनेटिक है या इनहेरिटेड एंजाइम्स की डेफिशिएंसी हुई है। तो ये भी स्पोरेडिक गोइटर का कॉमन वजह है नॉन एंडेमिक एरियाज़ में। ठीक है, तो यहाँ पर 55.9 अगर हम फिगर देखें, इसमें इन्होंने दिखाया है टोटल थायरॉयडेक्टमी कर दी गई है डिसहार्मोनोजेनेटिक गोइटर के लिए इन अ 14 ईयर ओल्ड गर्ल। ठीक है, देखिए इनलार्ज हो गया पूरा थायरॉयड ग्लैंड, और वजह यही थी डिसहार्मोनोजेनेसिस, यानी कोई हार्मोन नहीं है, हार्मोन की डेफिशिएंसी है, जेनेटिक या इनहेरिटेड एंजाइम डेफिशिएंसी है। और इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं ना, तो उनमें फैमिली हिस्ट्री होती है जेनेटिक डिफेक्ट की। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में जो है may compensate in areas of high iodine intake. For example, goiter is almost unknown in the Iceland, where the fish diet is rich in iodine. Similarly, a low intake of iodine encourages goiter formation in those with a metabolic predisposition. यानी देखें फ़िश डाइट में आयोडीन ज़्यादा है लेकिन फिर भी उसको गोइटर हो रहा है, तो वहाँ पर वजह आयोडीन की कमी नहीं है। ठीक है, सिमिलरली लो इंटेक अगर आयोडीन का किया जा रहा है तो उससे भी आयोडीन गोइटर फॉर्मेशन इनकरेज हो रही है जिनको मेटाबॉलिक प्रीडिस्पोजिशन है। तो यानी वजह कोई ना कोई जेनेटिक एंजाइम में है, डाइट वगैरह आयोडीन इसका नहीं है। तो नॉन एंडेमिक एरियाज़ में एक वजह डिसहार्मोनोजेनेसिस भी है। उसके बाद लास्ट रीज़न रह गई गोइट्रोजेंस। ठीक है, ये भी गोइटर सिंपल गोइटर की एक वजह है। गोइट्रोजेंस ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन के साथ इंटरफेयर कर रहे होते हैं और ग्लैंड को इनलार्ज कर देते हैं। उसमें कुछ वेजिटेबल्स हैं ब्रासिका फैमिली की, जिसमें कैबेज, गोभी जो हो गई, केल, रेप, ठीक है, और कुछ ड्रग्स भी हैं जैसे कि पैरा अमीनो सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है, थायोसाइनेट्स और परक्लोरेट जो कि आयोडीन की ड्रग्स हैं, थायराइड की एंटी थायराइड ड्रग्स हैं, थायोसाइनेट्स एंड परक्लोरेट। ये आयोडाइड ट्रैपिंग के साथ इंटरफेयर करती हैं। कार्बिमाजोल, थायोयूरेसिल कंपाउंड, ये ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड के साथ इंटरफेयर करती हैं एंड बाइंडिंग ऑफ आयोडाइड टू टायरोसिन। तो यानी ये इन हार्मोन की प्रोडक्शन के साथ जो ड्रग्स या जो वेजिटेबल्स इंटरफेयर कर रही हैं तो ये भी गोइटर करवाएंगी। ठीक है, इवन लार्ज अमाउंट अगर आयोडीन खुद बनाता है लेकिन फिर भी अगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव आयोडीन भी हो तो वो भी जो है थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन को सप्रेस करेगा और गोइटर करवाएगा, इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड करवाएगा। ठीक है, तो कुछ एक रीज़न हमने देख ली गोइट्रोजन। यहाँ पर रीजन हमने इटियोलॉजी कंप्लीट की। एक वजह थी गोइट्रोजेंस, डिसहार्मोनोजेनेसिस, आयोडीन डेफिशिएंसी, इम्यूनोग्लोबुलिन्स और TSH स्टिमुलेशन, ये सारी सिंपल गोइटर की कॉजेज़ हो गए। उसके बाद आता है नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सिंपल गोइटर। अच्छा, पहले जो है हम थायराइड इनलार्जमेंट देख लेते हैं, क्विकली रिवाइज करेंगे इरफान मसूद से। नॉर्मल जो थायराइड ग्लैंड है वो इम्पाल्पेबल होता है, वो पाल्पेबल नहीं होता, आपने याद रखना है। ठीक है, एग्जामिनेशन भी हम करते हैं थायराइड की तो हमें नॉर्मल पेशेंट में पाल्पेबल नहीं होता थायराइड। टर्म्स है डिफरेंट। गोइटर का मतलब होता है जनरलाइज इनलार्जमेंट हो जाए थायराइड ग्लैंड की, पूरा थायराइड ग्लैंड इनलार्ज हो गया, उसको कहते हैं गोइटर। एक आइसोलेटेड सॉलिटरी नोड्यूल क्या है? पूरा ग्लैंड नॉर्मल है, कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है, उसमें सिर्फ एक अकेली डिस्क्रीट स्वेलिंग बनी है एक लोब में विथ नो पाल्पेबल एबनॉर्मलिटी एल्सवेयर, तो उसको कहेंगे आइसोलेटेड या सॉलिटरी नोड्यूल। जबकि डोमिनेंट नोड्यूल क्या है? डोमिनेंट नोड्यूल है कि डिस्क्रीट स्वेलिंग हो लेकिन साथ में एविडेंस हो कि बाकी ग्लैंड में कोई ना कोई कहीं ना कहीं पे एबनॉर्मलिटी है, डिस्क्रीट स्वेलिंग विद एविडेंस ऑफ एबनॉर्मलिटी एल्सवेयर इन द ग्लैंड, तो वो होगी डोमिनेंट नोड्यूल। ठीक है, अच्छा, थायराइड एनलार्जमेंट को ना क्लासीफाई किया गया क्लिनिकल और पैथोलॉजिकल फीचर्स की बेसिस पे। एपिडेमियोलॉजी की बेसिस पे थायराइड अगर इनलार्ज हुआ है तो वो एंडेमिक हो सकता है, स्पोरेडिक या फैमिलियल। ठीक है, एंडेमिक जो है यानी 10% पॉपुलेशन को कुछ स्पेसिफिक जियोग्राफिक एरियाज़ हैं वहाँ पे ये उनके थायराइड ग्लैंड इनलार्ज हो जाते हैं। ठीक है, इनलार्जमेंट इनको अफेक्ट करती है। मोस्ट कॉमन उसमें वजह है आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है डाइट में। ठीक है, जहाँ पर सी फूड स्टेपल नहीं होता, आयोडीन डाइट में नहीं होता, तो थायराइड इनलार्ज हो जाता है क्योंकि थायराइड ट्राई कर रहा है, ज़्यादा हार्मोन बनाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि डाइट में आयोडीन कम है। दूसरा स्पोरेडिक है, ये भी स्मॉल नंबर ऑफ पीपल नॉन एंडेमिक एरियाज़ में जहाँ पे आयोडीन की डेफिशिएंसी ना हो तो उनमें अगर हो तो उसको स्पोरेडिक कहेंगे। इसमें बहुत से बाकी फैक्टर्स हैं, ठीक है, अदर देन द आयोडीन डेफिशिएंसी, जैसे उनमें स्पोरेडिक में जेनेटिक डिफेक्ट्स आ जाते हैं या गोइट्रोजेनिक सब्सटेंसेस से एक्सपोजर, जैसे कुछ ड्रग्स हैं, फूड है,
मेडिसिन वगैरह, ठीक है, या फैमिली हिस्ट्री है। तीसरा है फैमिलियल। फैमिलियल में ना थायराइड इनलार्ज इनका हुआ है, इनको हेरिडिटरी है, ठीक है, इनकी हेरिडिटरी कंडीशन है, जेनेटिक डिफेक्ट है जिसकी वजह से हार्मोन सिंथेसिस नहीं हो रहा और इनका ग्लैंड इनलार्ज है। तो एपिडेमियोलॉजी के हिसाब से 3 क्लासिफिकेशन है, एंडेमिक, स्पोरेडिक, फैमिलियल। मॉर्फोलॉजी के हिसाब से ना इनलार्ज थायराइड ग्लैंड 2 तरह के होते हैं, या तो डिफ्यूज़ इनलार्ज होगा या नोड्यूलर होगा। डिफ्यूज़ में याद रखिए पूरा थायराइड ग्लैंड जो है वो इनलार्ज हो जाता है और स्मूथ फील होता है, यूनिफॉर्म होता है पाल्पेशन पे। डिफ्यूज़ में पूरा इनलार्ज होगा लेकिन स्मूथ और यूनिफॉर्म होगा पाल्पेशन में, और गोइटर का अर्ली स्टेज भी यही होता है डिफ्यूज़, जिसमें थायराइड ग्लैंड में हाइपरप्लेजिया होता है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज़ होते हैं जैसे आयोडीन की कमी वगैरह की वजह से, ठीक है। ग्रेव्स डिजीज़ में भी ऑटो इम्यून है, हाइपर थायरोडिज्म होता है, हाइपर, तो उसमें भी डिफ्यूज़ गोइटर होता है ग्रेव्स में, ठीक है। दूसरा मॉर्फोलॉजी में तो नोड्यूलर, ये डिफ्यूज़ था पूरा इनलार्ज होगा, स्मूथ होगा। नोड्यूलर जो है उसमें 1 और मोर लम्ब्स होंगे या नोड्यूल्स होंगी ग्लैंड के अंदर। तो उसमें 2 टाइप्स हैं, या तो सोलिटरी नोड्यूल होगी, एक अकेला उसमें आइसोलेटेड लंप होगा, पूरा ग्लैंड इनलार्ज हुआ है, ठीक है, गोइटर हुआ है, लेकिन उसमें एक आइसोलेटेड लंप होगा, ठीक है। तो ये इसमें हाई रिस्क होता है कि ये मैलिग्नेंट हो, ठीक है, कंपेयर टू द मल्टी नोड्यूलर गोइटर। और जो मल्टी नोड्यूलर है उसमें मल्टीपल नोड्यूल्स मिलेंगी, पूरा ग्लैंड इनलार्ज है, साथ में मल्टीपल नोड्यूल्स हैं थायराइड ग्लैंड में। तो ये मोस्ट कॉमन फॉर्म है थायराइड इनलार्जमेंट की, बहुत सालों के बाद डेवलप होती है, उसको कहते हैं मल्टी नोड्यूलर गोइटर, ठीक है। और ये डिफ्यूज़ भी इसी में कन्वर्ट होता है आगे जाके टाइम के साथ मल्टी नोड्यूलर गोइटर में। तो तीसरी क्लासिफिकेशन एपिडेमियोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल, तीसरी है थायराइड फंक्शन स्टेटस के हिसाब से। तो थायराइड का स्टेटस क्या है, ठीक है, ये हम थायराइड हार्मोन लेवल करवा के और TSH के बाद हमें पता लगता है। तो एक होता है टॉक्सिक, दूसरा नॉन टॉक्सिक। टॉक्सिक याद रखें, इनलार्ज थायराइड है, गोइटर हुआ है, लेकिन वो ओवर एक्टिव है, यानी बहुत सारा थायराइड हार्मोन बना रहा है, हाइपर थायरोडिज्म करवा रहा है, तो उसको हम कहते हैं टॉक्सिक गोइटर। ये बार बार वर्ड इस चैप्टर में यूज़ होगा। टॉक्सिक यानी वो हाइपर थायरोडिज्म करवा रहा है, हार्मोन ज़्यादा बना रहा है, हाइपर फंक्शनिंग है, तो उसमें वो टॉक्सिक एडिनोमा भी हो सकता है, टॉक्सिक मल्टीनोड्यूलर भी हो सकता है, ठीक है। जो नॉन टॉक्सिक है उसमें थायराइड ग्लैंड इनलार्ज तो हुआ है लेकिन हार्मोन प्रोडक्शन उसकी नॉर्मल रेंज में, यू थायराइड है, गोइटर है लेकिन हार्मोन ज़्यादा नहीं बना रहा, नॉर्मल है हार्मोन्स, ठीक है। तो इसमें जो है ग्लैंड सिर्फ बड़ा हुआ है, इनलार्ज हो गया है, कंप्रेसिव सिम्टम्स वगैरह, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ये चीज़ें करवाएगा लेकिन हार्मोन्स नहीं बना रहा। तो थायराइड फंक्शन के हिसाब से टॉक्सिक और नॉन टॉक्सिक गोइटर होता है। ये हो गई गोइटर की क्लासिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं डिफ्यूज़ सिंपल गोइटर को इरफान मसूद से। अच्छा जी, तो अब जो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सिंपल गोइटर देखने से पहले थोड़ा सा हम जो है इसी डिफ्यूज़ सिंपल गोइटर को इरफान मसूद से और डॉगर बुक से थोड़ा सा रिवाइज़ करेंगे, ठीक है। तो डिफ्यूज़ सिंपल गोइटर मैंने आपको बताया कि होल ग्लैंड को इन्वॉल्व करेगा, जिसमें नोड्यूलैरिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, पूरे ग्लैंड में, लेकिन वो हाइपर या हाइपोथायरोडिज्म के साथ एसोसिएटेड नहीं होता, ठीक हो गया। याद रखिए सिंपल गोइटर इनलार्ज थायराइड ग्लैंड होता है जो नॉर्मली फंक्शन कर रहा होता है, ठीक है, हाइपर हाइपोस में नहीं होगा, सिर्फ वो इनलार्ज ग्लैंड है। इसमें स्मूथ इनलार्जमेंट भी हो सकती है या मल्टी नोडुलर भी हो सकती है, ठीक है। तो डिफ्यूज सिंपल गोइटर इज़ देयर फॉर नॉन टॉक्सिक, यानी ये यू थायराइड होता है, इसमें ना तो हाइपर ना ही हाइपोथायरोडिज्म का मसला होगा, ठीक है, इस डिफ्यूज सिंपल गोइटर में। अच्छा, डिफ्यूज सिंपल गोइटर जो है वो डेवलप करता है एज ए रिजल्ट ऑफ स्टिमुलेशन ऑफ द थायराइड ग्लैंड बाय TSH, ठीक है। TSH थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहा है, कैसे, या तो इनएप्रोप्रिएट सिक्रीशन हो रही है, एंटीरियर पिट्यूटरी मैक्रो एडिनोमा बन गया एंटीरियर पिट्यूटरी का, वो TSH ज़्यादा बना रहा है जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड ज़्यादा स्टिमुलेट हो रहा है और उसमें गोइटर हो गया है। या फिर जो है वो TSH से कैसे स्टिमुलेट हो रहा है, इन रिस्पॉन्स टू क्रोनिकली लो लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग थायराइड हार्मोन, यानी सर्कुलेशन में ये जो है T3 T4 कम है, तो उसकी वजह से TSH ज़्यादा बन रहा है और फिर जो है डिफ्यूज सिंपल गोइटर हो रहा है, ठीक है, इसने ये बता दी। वैसे जो पैथोजेनेसिस है ना, इसमें जो नोड्यूल्स बनती हैं, डोगर बुक के भी अकॉर्डिंग प्राइमरी वजह यही है कि सर्कुलेशन में TSH याद रखिएगा कि ज़्यादा होता है, जो हाइपरट्रॉफी करवाएगा, ग्रोथ करेगा और मल्टीप्लिकेशन यानी हाइपरप्लेजिया करवा देता है थायराइड सेल्स का, ये ज़्यादा बड़ा हुआ TSH, ठीक है। अब TSH के लेवल्स इंक्रीज़ तब होते हैं जब या तो T3 T4 हार्मोन के लेवल्स कम हों, ड्रॉप हों, तो उससे हाइपोथैलेमस ट्रिगर होगा टू रिलीज TRH विच देन स्टिमुलेट्स द पिट्यूटरी ग्लैंड टू प्रोड्यूस TSH, ठीक है। और दूसरी वजह है ये पिट्यूटरी माइक्रो एडिनोमा, ये भी ओवर प्रोडक्शन करवाते हैं TSH की। तो ये 2 वजूहत आपने याद रखनी है, ये पैथोजेनेसिस है जो नोड्यूल्स बनती हैं डिफ्यूज सिंपल गोइटर में, ठीक है, माइक्रो एडिनोमा और लो लेवल सर्कुलेशन।
रिपीटेड साइकिल TSH की स्टिमुलेशन के और सब्सिक्वेंट हार्मोन प्रोडक्शन से होता क्या है कि नोड्यूल्स बन जाएंगी। जब TSH ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है ना तो वो इनलार्ज हो जाता है और इनफ T3 एंड T4 बनाता है, जो कि फिर TSH के लेवल्स को फॉल करवाएंगे और फिर ग्लैंड श्रिंक हो जाता है। ठीक है, अब ओवर टाइम ये जो कांस्टेंट फ्लक्चुएशन हो रही है, इससे कुछ थायराइड फॉलिकल्स ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं और उसमें फिर ये नोड्यूल्स बन जाते हैं। ठीक हो गया। फिर हमने इसके जो है कॉजेज़ देखे सारे। सबसे पहले तो आपने याद रखना है कि आयोडीन की डेफिशिएंसी है एक कॉज, डाइट में आयोडीन कम हो। लैक ऑफ आयोडीन हमारे थायराइड के लिए बहुत ज़रूरी है, T3 T4 बढ़ना कम हो जाएंगे और उसमें कंपनसेटरी TSH ज़्यादा होगा। ठीक है, दूसरी वजह है डिसहार्मोनोजेनेसिस, जेनेटिक एंजाइम्स की डेफिशिएंसी है जो थायराइड बनाते हैं। थायराइड हार्मोन बनने में जो एंजाइम चाहिए होते हैं उनकी डेफिशिएंसी है। या तो कोई गोइट्रोजेंस है, ये वो सब्सटेंसेस हैं फूड्स जैसे कैबेज, केल, जो आयोडीन के अपटेक के साथ इंटरफेयर करते हैं। ठीक है, कैबेज, टर्निप, ब्रेसिका फैमिली वाले। इसके अलावा कैल्शियम और फ्लोराइड भी जो पीने वाले पानी में पाया जाता है वो भी गोइट्रोजेनिक है। आयोडाइड इन द लार्ज क्वांटिटीज़, उससे आयोडाइड गोइटर होता है। ठीक है, एक्चुअली इसमें ना वॉल्फ चेकऑफ इफेक्ट होता है। बहुत ज़्यादा आयोडाइड अगर होगा डाइट में तो वो क्या करता है, थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है, ऑर्गेनिफिकेशन को इनहिबिट करता है। इस प्रोसेस को वॉल्फ चेकऑफ इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, ये अक्यूट इफेक्ट होता है ट्रांजिएंट है ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स में जिनमें पहले से प्री एग्जिस्टिंग गोइटर हो या तो आयोडीन की डेफिशिएंसी हो। तो अगर बहुत ज़्यादा आयोडाइड आ जाएगा डाइट में तो इनहिबिशन जो है वो हो जाती है और उससे फिर हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। ठीक है, होता कैसे थोड़ा सा मैं समझाती हूँ कि देखें, हाई कंसनट्रेशन है आयोडाइड की तो उससे क्या होगा कि थायराइड ग्लैंड ओवरवेलम हो जाएगा, तो उससे ना टेम्पररी शटडाउन हो जाता है थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन का। ठीक है, मैकेनिज्म यही है कि ये इनहिबिशन ना इस ऑर्गेनिफिकेशन को इनहिबिट करती है। हमें पता है कि आयोडाइन इनकॉर्पोरेशन होती है आयोडीन की थायराइड हार्मोन्स में, उसको कहते हैं ऑर्गेनिफिकेशन, वो इनहिबिट हो जाती है। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड की भी प्रोडक्शन इनहिबिट होती है जो बहुत क्रूशल होते हैं इस प्रोसेस के लिए। ठीक है, ऑर्गेनिफिकेशन के लिए। तो है ये वैसे ट्रांजिएंट, ये टिपिकली शॉर्ट लिव्ड इफेक्ट होता है, कुछ दिन तक होता है वॉल्फ चेकऑफ इफेक्ट, क्योंकि थायराइड ग्लैंड इवेंचुअली फिर स्केप कर जाएगा बाय रिड्यूसिंग इट्स आयोडाइड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि इंट्रासेल्युलर जो आयोडाइड के लेवल्स हैं वो ड्रॉप कर जाएंगे और फिर हार्मोन सिंथेसिस दोबारा से नॉर्मलाइज होगी। तो एक्चुअली अगर लार्ज क्वांटिटीज़ में आयोडाइड हो तो ये थोड़ा इफेक्ट होता है वॉल्फ चेकऑफ इफेक्ट, फिर ये कुछ दिनों में सही हो जाता है, ट्रांजिएंट होता है। ठीक, अच्छा, एक और वजह मैंने आपको बताई कि गोइट्रोजेंस में पैरा अमीनो सैलिसाइलिक एसिड भी हैं, लिथियम भी उसी में इन्वॉल्व है और फिनाइल ब्यूटाजोन। ठीक है, इसके अलावा एक और वजह सिंपल डिफ्यूज़ गोइटर की फिजियोलॉजिकल, जैसे प्रेगनेंसी और प्यूबर्टी में। ठीक है, फिर आ जाएं अब, यहाँ पर इसने मेंशन नहीं किया डिफ्यूज़ सिंपल गोइटर में, लेकिन हमने जो है उसमें देखा था डॉगर सर्जरी का जो बुक है उसमें, तो इसमें कैसे जो है इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे। ऑब्वियसली इतना बड़ा सा गोइटर है, यहाँ पर फिगर भी देखें तो क्लिनिकल फीचर्स मैं आपको समझा रही हूँ। तो देखें इस तरह से अगर डिफ्यूज़ सिंपल गोइटर बन जाता है तो उसमें क्या क्लिनिकल फीचर होंगे। होता ये वैसे पेनलेस स्वेलिंग है इन फ्रंट ऑफ द नेक, वाइल ऑफन एसिम्टोमेटिक ही होता है, लेकिन अ लार्ज गोइटर जो है वो नियर बाय स्ट्रक्चर्स को भी ऑब्वियसली कंप्रेस करेगा, तो उससे जो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी। अगर पीछे ट्रैकिया कंप्रेस होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, ऐसा लग रहा होगा, ये मिसडायग्नोस हो सकता है एज एस्थमा। ठीक है, इसके अलावा डिस्फेजिया होगा, इसोफेगस पे प्रेशर पड़ेगा, डिस्फेजिया, डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग। ठीक है, अब इसकी मल्टी नोडुलर गोइटर की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसमें है कि वो सेकेंडरी थायरोटॉक्सिकोसिस करवाता है, यानी नोड्यूल्स फिर जो बनी है इसमें बहुत ज़्यादा TSH की स्टिमुलेशन की वजह से अब जो नोड्यूल्स बन गई हैं, गोइटर बन गया है, इनलार्ज हो गया है और उसमें नोड्यूल्स हैं, ये नोड्यूल्स ऑटोनोमसली हाइपर एक्टिव हो जाएंगी और फिर ये सेकेंडरी थायरोटॉक्सिकोसिस करवाएंगी। पहले सिंपल डिफ्यूज़ गोइटर था, हाइपर हाइपोथायरॉयडिज्म नहीं था, लेकिन फिर इसमें हाइपर थायरॉयडिज्म हो जाएगा, सेकेंडरी थायरोटॉक्सिकोसिस होगा। दूसरी कॉम्प्लिकेशन है इसमें नोड्यूल्स में ब्लीडिंग हो सकती है, हेमरेज, ये इसमें कॉम्प्लिकेशन है। तीसरी कॉम्प्लिकेशन है फॉलिकुलर कार्सिनोमा, ये थायराइड कैंसर है जो गोइटर के अंदर बनता है, फॉलिकुलर कार्सिनोमा। ठीक है, अब इसमें क्या हम कैसे डायग्नोस और ट्रीट करते हैं। डायग्नोसिस वैसे इसकी जो है इस तरह के सिंपल डिफ्यूज़ गोइटर की डेली थायरोक्सिन दिया जाता है ताकि TSH जो है वो ऊपर सप्रेस हो। ठीक है, तो हम T4 देते हैं थायरोक्सिन ताकि TSH के लेवल सप्रेस हो, फिर वो इन टर्न साइज़ ऑफ द ग्लैंड को रिड्यूस करेगा। ठीक है, दूसरा ट्रीटमेंट में आयोडाइज्ड साल्ट। ठीक है, आयोडाइज्ड साल्ट जो है वो गोइटर्स को इनकरेज करता है, जो गोइटर आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से हो तो उसमें आयोडाइज्ड साल्ट देंगे। एक और है कि नोडुलर गोइटर जो है
नोडुलर स्टेज हम इरिवर्सिबल कंसीडर करते हैं, और मोस्ट अगर एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है तो उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो मैंने ट्रीटमेंट बता दिया, लेकिन डायग्नोसिस कैसे करनी है? डायग्नोसिस हम इसकी फ़िज़िकल एग्जामिनेशन पे करते हैं, जिसमें हमें ये पाल्पेबल नेक स्वेलिंग मिलती है। लेकिन जब हम थायराइड फंक्शन टेस्ट करवाएंगे तो पेशेंट का T3, T4, TSH सब नॉर्मल है, ठीक है। तो ये है डिफ्यूज सिंपल गोइटर, क्योंकि वो यूथायरॉयड स्टेट में होता है हमेशा, ठीक है। तो हम क्लिनिकली और ये थायराइड फंक्शन टेस्ट करवाएंगे। अच्छा, FNAC जो है ना, फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी करवाएंगे, ताकि हम कैंसर को रूल आउट करें। स्पेशली अगर हमें इसमें सिंगल नोड्यूल मिलती है या डोमिनेंट नोड्यूल, तो हम FNAC करवाते हैं। ठीक हो गया, दैट्स इट। यहाँ पे कंप्लीट हुआ ये छोटा सा टॉपिक डिफ्यूज सिंपल गोइटर। अब चलते हैं आगे नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सिंपल गोइटर की तरफ, ठीक है। थोड़ा सा बेले से देखिए। अच्छा जी, तो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सिंपल गोइटर में इसने बताया है कि सिंपल गोइटर की जो डेवलपमेंट होती है ना, ये एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस होता है जो ड्राइवन होता है बाय फ्लक्चुएटिंग TSH लेवल, ठीक है। TSH के फ्लक्चुएटिंग लेवल से ये होता है। तो इसमें जो है सबसे पहले होता है डिफ्यूज़ हाइपरप्लेजिया। पहला जो स्टेज होता है ना, उसमें क्या होता है कि परसिस्टेंट ग्रोथ स्टिमुलेशन हो रही है, क्योंकि मैंने आपको समझाया, ये मतलब ये बता रहा है पैथोफिजियोलॉजी की किस तरह ये सिंपल गोइटर होता है। तो मैंने आपको बताया ना कि TSH के लेवल बहुत बड़े हुए हैं। तो ये एलिवेटेड TSH क्या करेगा, ये फर्स्ट स्टेज है कि परसिस्टेंट ग्रोथ स्टिमुलेशन करेगा, ठीक है। और इंटायर थायरॉयड ग्लैंड पहले क्या होगा कि बड़ा हो जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा। सारे थायरॉयड फॉलिकल्स इसमें यूनिफॉर्मली एक्टिव हैं और एफिशिएंट हैं एट द आयोडाइड अपटेक, ठीक है। इस स्टेज को हम कहते हैं डिफ्यूज़ हाइपरप्लास्टिक गोइटर, ठीक है। ये इसने बताया, इसको क्या कहेंगे, डिफ्यूज़ हाइपरप्लास्टिक गोइटर, पहले ये होगा। अच्छा, अब अगर ये रिवर्सिबल होता है, अगर TSH की स्टिमुलेशन स्टॉप हो जाती है तो ये रिवर्स हो जाएगा। ये स्टेज ना बच्चों में कॉमन है, जिनमें इंडेमिक गोइटर एरियाज़ में या फिर स्पोरेडिक केसेस जो प्यूबर्टी में होते हैं, तो ये स्टेज चल रहा होता है। जब मेटाबॉलिक डिमांड ज़्यादा होती है प्यूबर्टी में, तो ये डिफ्यूज़ हाइपरप्लेजिया। दूसरा है मिक्स्ड पैटर्न। मिक्स्ड पैटर्न में इसने क्या बताया है कि टाइम के साथ बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस लेकिन फ्लक्चुएटिंग स्टिमुलेशन जो है कंटिन्यूस लेकिन फ्लक्चुएटिंग स्टिमुलेशन की वजह से मिक्स्ड पैटर्न होगा। यानी इसमें हमें एक्टिव और इनएक्टिव दोनों थायराइड टिश्यू मिलेंगे, मिक्स्ड। कुछ एरियाज ग्लैंड की ग्रो कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, कुछ लेस एक्टिव हैं, तो मिक्स्ड पैटर्न। फिर है एक्टिव लोब्यूल, एक्टिव लोब्यूल्स एंड हेमरेज। इसमें क्या है, एक्टिवली जो ग्रोइंग एरियाज़ हैं उसको हम कह रहे हैं एक्टिव लोब्यूल्स, वो ज़्यादा वास्कुलर है, उसकी ब्लड सप्लाई ज़्यादा है, हाइपरप्लास्टिक है। तो ये इंटेंस ग्रोथ जो है ना, ये उसमें फिर हेमरेज करवा देगी, ठीक है। ब्लड सप्लाई भी ज़्यादा है, तो उससे सेंट्रल पार्ट जो है वो लोब्यूल का, याद रखिए कि वो डाई हो जाएगा, उसमें हो जाएगी सेंट्रल नेक्रोसिस, और सिर्फ जो है एक रिम रह जाएगी लिविंग अलाइव सेल्स की, ये सेंट्रल नेक्रोसिस हो गई। तो हम ये हो गई एक्टिव लोब्यूल्स एंड हेमरेज। फिर होता है नोड्यूल फार्मेशन। अब नोड्यूल फार्मेशन जो है वो कैसे हो रही है, जो नेक्रोटिक डेड लोब्यूल बनी ना, ये मर्ज करेगी टुगेदर टू फॉर्म नोड्यूल्स, यही मर्ज करके नोड्यूल्स बनाएगी। अब ये नोड्यूल्स या तो मास ऑफ न्यू बट इनएक्टिव फॉलिकल्स के साथ फिल होगा, न्यू बट इनएक्टिव फॉलिकल्स, या फिर इसमें आयोडीन फ्री कोलोइड होगा। कोलोइड हमें पता है, जो कि थायराइड खुद बना रहा होता है सब्सटेंस, उसको कहते हैं कोलोइड, उसके साथ या तो फिल होगा या फिर इनएक्टिव फॉलिकल्स के साथ। तो दिस मार्क्स द ट्रांजिशन टू नोड्यूलर गोइटर। अब ये नोड्यूलर गोइटर बन गया, ठीक है। इस तरह से नोड्यूल्स बनती है, नोड्यूल फॉर्मेशन। तो यानी नेक्रोटिक डेड टिश्यू मर्ज जो कि नोड्यूल्स बनाई, जो कि या तो न्यू इनएक्टिव फॉलिकल्स के साथ फिल होगा, मास के साथ, या आयोडीन फ्री कोलोइड के साथ। फिर है लास्ट में इसने बताया है नोड्यूलर गोइटर के बारे में कि कंटिन्यूस रिपीटेशन होगी इसी प्रोसेस की, जिसमें बनेगा नोड्यूलर गोइटर। मोस्ट नोड्यूल्स इनएक्टिव होती हैं और जो बाकी जो हैं वो एक्टिव फॉलिकल्स होंगे, जो कि ओनली प्रेजेंट होंगे इन द टिश्यू बिटवीन द नोड्यूल्स। यानी इंटर नोड्यूलर टिश्यू जो है ना, नोड्यूल्स के दरमियान वाला टिश्यू, ये इंटर नोड्यूलर टिश्यू में जो है एक्टिव फॉलिकल होगा, बाकी सारा जो है नोड्यूलर बन गया है, ठीक है। तो गोइटर फॉर्मेशन की इसने पहले स्टेजेस समझाए। अब इसने थोड़ी सी टाइप्स बताई हैं कि जो हमने सिंपल गोइटर पढ़ा, इसकी क्या टाइप्स हैं। सबसे पहली टाइप है डिफ्यूज़ हाइपरप्लास्टिक गोइटर। ये कोरिस्पॉन्ड करता है कि इनिशियल जो स्टेज होते हैं ना गोइटर की फॉर्मेशन में, डेवलपमेंट में, वो इसमें हो रहा है। ये मैंने आपको बताया है चाइल्डहुड में होता है, आयोडीन डेफिशिएंसी वाले एरियाज़ में, इंडेमिक एरियाज़ में, या फिर प्यूबर्टी के दौरान ये हाइपरप्लास्टिक हो रहा होता है, जब मेटाबॉलिक डिमांड ज़्यादा होती है। तो ये टाइप का जो गोइटर है, याद रखिएगा, ये सॉफ्ट होता है और ये डिफ्यूज़ होता है, सॉफ्ट एंड डिफ्यूज़, ठीक है।
तो अगर TSH की स्टिमुलेशन यहाँ पे रुक जाती है, सीज़ कर जाती है, स्टॉप हो जाती है, तो गोइटर श्रिंक कर जाएगा। लेकिन ये दोबारा फिर जब भी स्ट्रेस वाले पीरियड्स आएंगे जैसे प्रेगनेंसी वगैरह, तो दोबारा से फिर गोइटर बन जाएगा। ठीक है, अगर इस स्टेज में TSH रुकता है तो ये श्रिंक हो जाएगा, लेकिन स्ट्रेस सिचुएशन में दोबारा हो जाएगा। अ कोलोइड गोइटर इज़ अ लेट स्टेज ऑफ डिफ्यूज़ हाइपरप्लेजिया। याद रखिएगा कि कोलोइड गोइटर इसी का डिफ्यूज़ हाइपरप्लास्टिक का ही लास्ट स्टेज होता है। जब TSH की स्टिमुलेशन डिक्रीज़ हो जाती है तो उससे बहुत से इनएक्टिव फॉलिकल्स बनते हैं जो कि फुल हुए हुए होते हैं कोलोइड के साथ, जिसकी वजह से फिर ग्लैंड लार्ज और फर्म बन जाता है। ठीक है, तो कोलोइड गोइटर में कोलोइड ही पड़ा हुआ है, इनएक्टिव फॉलिकल्स हैं फुल ऑफ कोलोइड मेकिंग द ग्लैंड लार्ज एंड फर्म। यहाँ पे देखिए कोलोइड गोइटर दिखाया है, इसमें इनएक्टिव फॉलिकल्स होंगे कोलोइड से भरे हुए, इससे ग्लैंड लार्ज है, फर्म बना है, और ये इसी डिफ्यूज़ हाइपरप्लास्टिक गोइटर का ही लास्ट स्टेज होता है कोलोइड गोइटर। ठीक है, यहाँ पर भी इसने ये बताया नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सिंपल गोइटर में डिफ्यूज़ हाइपरप्लास्टिक गोइटर पहला स्टेज है डिजीज़ का। सारे लोब्यूल्स एक्टिव फॉलिकल्स के बने हुए हैं, आयोडीन का अपटेक यूनिफॉर्म हो रहा है, रिवर्सिबल है अगर TSH की स्टिमुलेशन सीज हो जाती है तो। ठीक है, TSH की। दूसरा कोलोइड गोइटर, ये लास्ट स्टेज है डिफ्यूज़ हाइपरप्लेजिया का, ये हमने देखा। इसमें TSH की स्टिमुलेशन कम हो गई, ये बना कैसे, TSH की स्टिमुलेशन डिक्रीज़ हो गई, फालन हो गई। ठीक है, एंड मैनी फॉलिकल्स इनएक्टिव हैं और फुल हुए हुए हैं कोलोइड के साथ, तो ये फर्म किस्म का ये बना है कोलोइड गोइटर। ठीक है, एक्चुअली जो टाइप्स है ना नेचुरल, जो टाइप्स हैं इसकी सिंपल गोइटर की, उसमें पहली टाइप है डिफ्यूज़ हाइपरप्लास्टिक गोइटर, दूसरी टाइप है नोडुलर गोइटर, ये तो इसी में ही आ गया ना। दूसरी अब नोडुलर गोइटर पे चलते हैं। अच्छा, नोडुलर गोइटर वाला जो स्टेज होता है उसमें मल्टीपल, याद रखें, नोड्यूल्स बनती हैं। यहाँ पर इसने दिखाया है लार्ज मल्टी नोडुलर गोइटर। इसमें आपने याद रखना है कि इस स्टेज में मल्टीपल नोड्यूल्स बनती हैं। इवन जब एक लार्ज नोड्यूल विजिबल होगी, सिर्फ ओनली एक लार्ज अगर हमें नोडुल नज़र आ रही है, तो माइक्रोस्कोपिक चेंजेस ऑफन थ्रू आउट द इंटायर ग्लैंड प्रेजेंट होंगे। अच्छा, ये जो नोडुल्स होती हैं ये कोलोइड के साथ फिल होंगी, हो सकती हैं, या फिर सेल्यूलर मटेरियल के साथ। ठीक है, सिस्टिक डीजेनरेशन, हेमरेज और सब्सिक्वेंट कैल्सिफिकेशन इनमें कॉमन है। ठीक है, लार्ज मल्टी नोडुलर गोइटर में सिस्टिक डिजेनरेशन, हेमरेज, कैल्सिफिकेशंस होती हैं। नोडुलर गोइटर जो फीमेल्स में, याद रखें, ज़्यादा कॉमन होता है क्योंकि इसमें ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर होते हैं थायराइड टिश्यू में, उनके फीमेल्स में। ठीक है, तो गोइटर इस टिपिकली इसमें पेनलेस होगा, फर्म, मूव्स फ्रीली विथ स्वेलोइंग। ये पेशेंट जो है आपको नज़र आ रहा है, इसका स्वेलोइंग से फ्रीली ये मूव करेगा गोइटर, इसको पेन नहीं होगा इतने बड़े के बावजूद, पेनलेस, और ये फर्म होगा। अच्छा, हार्डनेस या इरेगुलरिटी जो है ना इसकी, वो ऐसे मिमिक कर रही है, ऐसा लग रहा है ये उसमें कैंसर हो गई होगी, लेकिन सडन पेनफुल इनलार्जमेंट इज़ यूजुअली ड्यू टू हेमरेज विद इन नोड्यूल। इसका ये गोइटर मल्टी नोडुलर गोइटर होता पेनलेस है। अगर इसको बैठे बैठे अचानक से इसमें पेनफुल इनलार्जमेंट हो जाती है, कहेगा कि मुझे पेन हो रहा है और इनलार्ज भी हो गया ज़्यादा, तो इसका मतलब है इसमें हेमरेज हुई है नोड्यूल के अंदर। ठीक हो गया, तो ये हमने दो टाइप्स देखी सिंपल गोइटर की, विच वॉज दी डिफ्यूज हाइपरप्लास्टिक गोइटर, नोड्यूलर गोइटर। नोड्यूलर में होता क्या है, रिपीटेटिव और फ्लक्चुएटिंग स्टिमुलेशन हो रही है थायराइड की, तो मिक्स्ड पैटर्न मिलता है। एक्टिव लोब्यूल्स भी होंगी इसमें, इनएक्टिव भी होंगी। जो एक्टिव है वो ज़्यादा वास्कुलर है, हाइपरप्लास्टिक हैं, जब तक कि उसमें हेमरेज नहीं हो जाती और सेंट्रल नेक्रोसिस करवा देंगी, पीछे सिर्फ एक एक्टिव फॉलिकल्स की रिम रह जाएगी। मोस्ट नोड्यूल इस पेशेंट में जो है इनएक्टिव होंगी, और एक्टिव नोड्यूल सिर्फ जो है इंटर नोड्यूलर टिश्यू के दरमियान होंगी, बाकी सारी नोड्यूल वो इनएक्टिव है, बीच का जो टिश्यू होगा वो एक्टिव होगा। नोड्यूल्स जो है वो अर्ली इंडेमिक गोइटर में अपीयर होती हैं और लेट स्पोरेडिक गोइटर में। ठीक है, दैट्स इट। अब इसने बताई है डायग्नोसिस और इन्वेस्टिगेशंस। तो डायग्नोसिस जो होती है, मैंने आपको बताया पहले ही कि हम डिफ्यूज सिंपल गोइटर में फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, नोड्यूल्स को पालपेट करते हैं, हमें विजिबल भी होती हैं। पेशेंट होगा यूथायरॉइड, उसकी थायराइड फंक्शन टेस्ट में T3, T4, TSH ये सब नॉर्मल होंगे, तो हम कहेंगे भाई ये केस है डिफ्यूज़ सिंपल गोइटर का। ठीक है, तो थायराइड फंक्शन टेस्ट करते हैं ताकि हाइपर और हाइपोथायरॉइडिज्म को रूल आउट करें और यूथायरॉइड को कंफर्म करें। थायराइड एंटीबॉडीज़ भी करवाएंगे हम इनकी, ताकि हम डिफ्रेंशिएट करें कि ये ऑटो इम्यून तो नहीं है, क्योंकि वो भी सिंपल गोइटर में एग्जिस्ट करते हैं। अल्ट्रासाउंड करवाएंगे जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड है गोइटर के स्ट्रक्चर को असेस करने के लिए, और कोई भी अगर सस्पिशियस फीचर है नोड्यूल का उसको डायग्नोस करने के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड अल्ट्रासाउंड।
अच्छा, FNAC जो है ना, बायोप्सी नोडुल की सिर्फ तब रिक्वायर्ड होगी अगर हमें अल्ट्रासाउंड पे कोई ऐसा फीचर मिला है। रिगार्डलेस ऑफ द नोडुल साइज़, कोई ऐसा कंसर्निंग अगर फीचर है तो हम FNAC करेंगे, वो भी अल्ट्रासाउंड गाइडेंस के ज़रिए ही करेंगे। ठीक है। CT स्कैन नेक का और चेस्ट का ये बेस्ट इमेजिंग मेथड होता है ट्रैकियल या ईसोफेजल कंप्रेशन को एवेल्युएट करने के लिए। अगर पेशेंट की मुझे सांस लेने में तकलीफ़ है या ब्रीदिंग में या स्वेलोइंग में, तो हम CT करेंगे नेक एंड चेस्ट। ठीक है, दैट्स इट। ये इसमें इन्वेस्टिगेशन होगी। अब इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस मैं आपको बताऊं तो पहली कॉम्प्लिकेशन मैंने बताया कि ट्रैकियल ऑब्स्ट्रक्शन करवाएगा। इतना बड़ा लार्ज गोइटर है तो ऑब्वियसली एक जो है एक्सटेंड करेगा पीछे ब्रेस्ट बोन के, रेट्रोस्टर्नल एक्सटेंशन उसको कहते हैं, तो वो ट्रैकिया को डिस्प्लेस करेगा या कंप्रेस करेगा, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होगी। सडन अगर हेमरेज होती है ना किसी भी नोड्यूल में, तो वो भी अक्यूट रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन करवा सकती है। ठीक है। दूसरी कॉम्प्लिकेशन मैंने आपको बताई सेकेंडरी थायरोटॉक्सिकोसिस। नोड्यूल जो है इंडिपेंडेंट होती हैं ऑफ TSH कंट्रोल, और वो बहुत ज़्यादा एक्सेस थायराइड हार्मोन बनाएंगी, उससे हाइपर थायरोडिज्म होगा। 30% पेशेंट में सेकेंडरी थायरोटॉक्सिकोसिस होता है सिंपल गोइटर में, ये भी इसकी कॉम्प्लिकेशन है। और तीसरा कार्सिनोमा में, इनमें थायराइड कैंसर का रिस्क ज़्यादा है, यूजुअली फॉलिकल कैंसर का, क्योंकि अगर लॉन्ग स्टैंडिंग ये गोइटर रहा, एनलार्जमेंट रही, तो इसमें फॉलिकुलर कैंसर हो सकता है, पर्टिकुलरली इंडेमिक एरियाज़ में। कोई भी डोमिनेंट या रैपिडली ग्रोइंग नोड्यूल को हमेशा हमने इन्वेस्टिगेट करना होता है फॉर द मैलिग्नेंसी। ठीक है। प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट क्या है? प्रिवेंशन मोस्ट इफेक्टिव यही है इंडेमिक एरियाज़ में कि आयोडाइज्ड सॉल्ट यूज़ किया जाए। हाइपर प्लास्टिक जो है गोइटर, उसको रिवर्स किया जा सकता है। इसको कैसे? हम थायरोक्सिन देंगे 0.15 to 0.2 मिलीग्राम। अच्छा, ये तो कोलोइड तो उसका लास्ट स्टेज था हाइपर प्लास्टिक का, लेकिन हाइपर प्लास्टिक अगर है तो उसमें हम 0.15 से 0.2 मिलीग्राम डेली थायरोक्सिन देंगे, वो TSH के लेवल को सप्रेस करेगा। हाउएवर ये जो नोडुलर स्टेज है ये इरिवर्सिबल होता है। Although more than half of the benign nodules may spontaneously shrink over a decade, 10 साल के बाद फिर श्रिंक कर सकती हैं। बाकी इसमें सर्जिकल ट्रीटमेंट है, तो सर्जरी नोडुलर गोइटर्स के लिए की जाती है जिसमें भी अगर मैलिग्नेंसी के साइंस हों, या वो प्रेशर सिम्टम करवा रही है पेशेंट को, ट्रैकिया कंप्रेस हो रहा है, या कॉस्मेटिक रीजंस के लिए हम इसमें सर्जरी करते हैं। याद रखिए, एक होती है टोटल थायरॉयडेक्टमी, उसमें क्या होता है कि हमने पूरा थायरॉयड ग्लैंड निकालना है, और ये पेशेंट फिर लाइफ लॉन्ग थायरोक्सिन टैबलेट खाएगा। ठीक है, लाइफ लॉन्ग थायरोक्सिन रिप्लेसमेंट, ये ज़्यादातर सर्जन्स फेवर करते हैं, स्पेशली अगर पेशेंट यंग है, क्योंकि उसमें फिर रिकरेंस का रिस्क भी ख़त्म हो जाता है ना, पूरा थायरॉयड ही निकाल देंगे। और ये इंसिडेंटल कार्सिनोमा के लिए भी अच्छा है, थेरेप्यूटिक है। दूसरा ट्रीटमेंट है पार्शियल रिसेक्शन। अब पार्शियल रिसेक्शन में आती है सब टोटल थायरॉयडेक्टमी। उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ थायरॉयड टिश्यू जो है वो पीछे छोड़ दिया जाता है, जो कि इसका नॉर्मल थायरॉयड फंक्शन मेंटेन रखेगा, और इससे हाइपोपैराथायरॉयडिज्म का भी रिस्क कम है, क्योंकि हमने थोड़ा थायरॉयड छोड़ा है। लेकिन हाँ, अगर ये मेथड जो है इसमें रिस्क होता है कि गोइटर दोबारा रीग्रो कर सकता है। ठीक है, तो ये सब टोटल थायरॉयडेक्टमी है। दूसरी इसमें पार्शियल में आती है टोटल लोबेक्टमी। जो मोस्ट अफेक्टेड लोब है वो प्रेफर किया जाता है फॉर एसिमेट्रिक गोइटर, उसको निकाल देंगे। ठीक है। अच्छा, लास्ट लाइन के रीऑपरेशन जो है रिकरेंट गोइटर का ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है और हैज़र्डस होता है, तो इसीलिए टोटल थायरॉयडेक्टमी ऑफन प्रेफर की जाती है यंग पेशेंट्स में, ताकि उनमें रिकरेंस ना हो। ठीक हो गया। तो यहाँ पर इसने यही बताया है। प्रिवेंशन इसने बता दी, हाइपर प्लास्टिक वाला जो है उसको हम रिवर्स कर सकते हैं थायरोक्सिन दे के 0.15 to 2 मिलीग्राम डेली फॉर फ्यू मंथ। सर्जरी की इंडिकेशन तब है जब मल्टी नोडुलर गोइटर हो, कॉस्मेटिक रीज़न, प्रेशर सिम्टम, एनजाइटी, पेशेंट एनजाइटी एंड रेट्रोस्टर्नल एक्सटेंशन। ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया, जब अगर मल्टी नोडुलर बन गया है, हाइपर प्लास्टिक नहीं मल्टी नोडुलर, तो वही डिफ्यूज सिंपल ही कन्वर्ट होता है ना लार्ज गोइटर में, जिसमें मल्टी नोडुलर फोकल हाइपरप्लेजिया हो जाते हैं। उसमें पेशेंट होता है यूथायरॉयड में है, पेनलेस गोइटर होगा, ये जो मैं सारा आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। पाल्पेबल नोड्यूल्स होंगे स्मूथ एंड फर्म, कैल्सिफिकेशन हो सकती है जिसकी वजह से हार्डनेस और इरेगुलरिटी होगी, मिमिकिंग अ कार्सिनोमा, और हेमरेज भी हो सकती है। हेमरेज अगर होगी तो पेनफुल एनलार्जमेंट होगी नोड्यूल की, सडन पेनफुल एनलार्जमेंट। डायग्नोस हम कैसे करते हैं मल्टी नोडुलर को? थायरॉयड फंक्शन में पेशेंट यूथायरॉयड आएगा, एंटीबॉडीज़ भी नहीं होंगी, वो करवाएंगे ताकि रूल आउट करें ऑटो इम्यून को। एक्सरे भी करवाएंगे, थोरेसिक इनलेट एंड चेस्ट,
अल्ट्रासाउंड एंड CT, FNAC फॉर द डोमिनेंट स्वेलिंग इन द जनरलाइज्ड गोइटर। गोल्ड स्टैंडर्ड इसमें अल्ट्रासाउंड है और थायराइड फंक्शन टेस्ट करेंगे, उसमें पेशेंट यू थायराइड होगा, ठीक है। एक्सरे वगैरह हम जो है रेट्रोस्टेनल गोइटर को रूल आउट करने के करवा रहे हैं। मैनेजमेंट यही है कि इसमें सर्जरी ही की जाएगी, मल्टी नोडुलर का ओनली ट्रीटमेंट यही है। सेम इज़ दैट फॉर द सर्जरी की इंडिकेशन भी यही सेम है, सिंपल गोइटर वाली। तो सर्जरी मैंने आपको अभी समझाई ना, टोटल थायरॉइडेक्टमी और पार्शियल रिसेक्शन। टोटल जो है हम पूरा यंग पेशेंट्स में करते हैं, ठीक है। और बाकी सर्जिकल ऑप्शन मैंने आपको सारे समझाए, जिसमें टोटल थायरॉइडेक्टमी विथ इमीडिएट लाइफ लॉन्ग थायरोक्सिन उसको देनी पड़ेगी। इसमें होता क्या है टोटल थायरॉइडेक्टमी में, हम जो है ये पिक्चर देखें तो ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। तो टोटल थायरॉइडेक्टमी मैंने कहा पूरा थायरॉइड निकाल देते हैं इसमें, ठीक है। लाइफ लॉन्ग पेशेंट जो है थायरोक्सिन ट्रीटमेंट पे होगा। तो इसमें जो है दो जो है टोटल लोबेक्टमी, अच्छा टोटल थायरॉइडेक्टमी में कर क्या रहे हैं, इस्टमस जो है बीच वाला रीजन इसको भी निकाल रहे हैं, दोनों लोब्स को भी निकाल रहे हैं, ठीक है। ये प्रोसीजर ऑफ चॉइस यंगर पेशेंट्स में होता है, क्योंकि उनमें री ऑपरेशन जो है फॉर द रिकरेंट नोडुलर गोइटर इज़ मोर डिफिकल्ट एंड मोर हैज़ार्डस, सो देयरफॉर वी डू दिस इन यंगर पेशेंट्स, ठीक है। और दूसरा जो है सब टोटल थायरॉइडेक्टमी है। अब ये वाला जो प्रोसीजर है इसमें पार्शियल रिसेक्शन की जाएगी ईच लोब ऑफ थायरॉइड की, ठीक है। इसकी भी पार्शियल रिसेक्शन की गई है, तो इसीलिए इसमें 2 सब टोटल लोबेक्टमी प्लस स्टेमेक्टमी भी कर रहे हैं, यानी हर लोब की हमने पार्शियल रिसेक्शन करनी है। तो ये भी आधा निकाल दिया, ये भी आधा निकाल दिया, प्लस स्टेमेक्टमी भी होगा इसमें, ठीक है। और इसमें जो है सिर्फ याद रखें 8 ग्राम जितना नॉर्मल टिश्यू जो है हर में हमने रेमिनेंट छोड़ना होता है, 8 ग्राम जितना। अच्छा एक और होती है नियर टोटल थायरॉइडेक्टमी, वो इसमें शोन नहीं है। नियर टोटल में ऐसा होता है कि टोटल लोबेक्टमी भी करेंगे, ठीक है। लोबेक्टमी में समझाऊंगी। लोबेक्टमी में होता है कि हमने ना इंटायर लोब सिर्फ निकालना होता है। तो नियर टोटल थायरॉइडेक्टमी में होता ये है कि हम लोबेक्टमी भी कर रहे हैं, स्टमेक्टमी भी कर रहे हैं, स्टमस भी निकाल दिया, और ये जो सब टोटल लोबेक्टमी था ना इसका भी पार्शियल निकाल दिया, ये करेंगे, ठीक है। तो ये जो है सफिशेंट थायरॉयड टिश्यू को कंजर्व नहीं करता फॉर द नॉर्मल फंक्शन एंड थायरॉयड रिप्लेसमेंट इज़ रिक्वायर्ड इन दैट, ठीक है, नियर टोटल में। बाकी रह गया थायरॉयड लोबेक्टमी, इसमें हम इंटायर लोब जो है अफेक्टेड साइड का वो निकाल देंगे। और ये एसिमेट्रिकल जो डिस्ट्रीब्यूटेड गोइटर है, स्पेशली जो ओल्डर पेशेंट्स हैं उनके लिए टोटल लोबेक्टमी अच्छी होती है एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटेड गोइटर में, ठीक है। दैट्स इट। तो ये डिफरेंट जो है सर्जिकल ऑप्शंस थे मल्टी नोडुलर गोइटर के लिए। यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट हुआ, उसके बाद आता है अगला टॉपिक क्लिनिकली डिस्क्रीट स्वेलिंग्स।